नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर संगीत फंक्शन में योगिता ने बहुत कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन अनिका की वजह से वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि एक तरफ से उसने अब्दुल को उसके दोस्तों को अंदर आने से मना करवा दिया था, तो दूसरी तरफ उसने नताशा यानी कि आयशा मारवा को संगीत के लिए बोल दिया था, ताकि सभी का ध्यान इंट्रेंस से हटकर उसी के ऊपर चला जाए। और सेम हुआ भी यही। तो इधर जब संगीत पूरी तरह से खत्म हो जाता है, सब लोग अपना खाना बाना पीना करके वो सब अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। तो इधर स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर अब अपने कमरे में आती है, और जैसे ही वो आती है तो उसे अब अपने दरवाजे के नोक होने की आवाज आती है, जिसे सुनकर अब जैसे ही स्वाति मल्होत्रा दरवाजा खोलती है तो वहाँ बाहर अनिका खड़ी थी। अनिका अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के कमरे के अंदर आ जाती है और वो अब दरवाजे को बंद कर देती है। तो यहाँ पर अब अनिका को ऐसे दरवाजा बंद करता हुआ देखकर अब स्वाति कहती है, क्या हुआ है अनिका, कुछ सीरियस बात है क्या? स्वाति की इस बात पर अब अनिका कहती है, आपकी महेंद्र पीरामल की माँ से बात हुई? मेरा मतलब है कि क्या आपको कवि अवंतिका के बारे में कुछ पता चला है क्या? अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अनिका क्या तुम्हें करण ने कुछ बताया है क्या कि उन्हें भी मिसरी गांव में क्या पता चला था? क्या तुम्हारे पापा ने इसके बारे में कोई भी तुमसे कुछ कहा, कोई भी टॉपिक उठाया? ये सुनते ही अब अनिका कहती है कि माँ, ज्यादा कुछ तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, जितना भी जानती हूँ उतना मेरे लिए काफी है। अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अनिका, आज तुम्हारी माँ के वजूद पर उंगली उठ रही है। अपनी माँ की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ये आप क्या कह रही हैं माँ? क्या हुआ है? आप मुझे सच सच बताइए। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि हमें हर हाल में बस उस मैजिकल केमिकल को प्रोटेक्ट करना है, और हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा मकसद अब यही होगा, और हमारे बाद ये जिम्मेदारी रिया की होगी, क्योंकि जब तक हम दोनों जिंदा हैं तब तक तो हम उसे कर ही लेंगे, लेकिन उसके बाद क्योंकि रिया तुम्हारी बेटी है, इसलिए रिया को भी वो सब करना ही होगा। अपनी माँ की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, हाँ माँ, मुझे पता है, क्योंकि जब नानी माँ ने मुझे ये सब कहा था तो मैं इसके लिए तभी से ही तैयार हो गई थी। लेकिन आप ये क्यों कह रही हैं कि आपके वजूद पर बात चल रही हैं? इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, कुछ नहीं अनिका, रहने दो। और ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब अनिका को एक हक कर लेती है। तो वहीं अनिका भी अब अपनी माँ को हक करते हुए कहती है, माँ, आपकी दिव्यांशी से कोई बात हुई है क्या? अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, कुछ नहीं अनिका, ऐसा करो, तुम जाओ और हाँ जाकर चेंज कर लो, क्योंकि देखो आज संगीत में तुम भी ज़्यादा थक गई होगी। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, नहीं माँ, मैं नहीं जा रही हूँ और मैं नहीं थकी हूँ। आपके लिए तो मैं और भी ना जाने ऐसे कितने ही दिन ये सब कर सकती हूँ, लेकिन अब आप मुझे सच सच बताइए कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? क्या छुपा रही हैं माँ आप मुझसे? प्लीज़ आप मुझे सब कुछ बताइए। अनिका को इस तरह से जिद करता हुआ देखकर उसकी ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अनिका बेटा, देखो मैं जानती हूँ कि तुम थकी हुई होगी तो भी यही कहोगी, लेकिन अपनी माँ को कुछ देर के लिए प्लीज़ अकेला रहने दो। मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहती हूँ अनिका, प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है माँ, अगर आप कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहती है तो मुझे उसमें कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए कि जब आपका मूड ठीक हो जाएगा तो आप मुझे बताएंगी कि क्या हुआ है, और आप मुझे हर एक चीज़ बताएंगी। अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी अनिका, आई प्रॉमिस यू। और अब अपनी माँ की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, आप अभी आराम कीजिए, जब आपका मूड ठीक हो जाइए तो प्लीज़ आप मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना। और इतना कहने के बाद अब अनिका अपनी माँ को बाय बोलकर अब उनके कमरे से चली जाती है।
और अब वो अपने कमरे की तरफ जाने लगती है तो वहीं यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा अनिका के जाने के बाद अब वो दरवाजे को फिर से बंद कर देती है और अनिका और यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा फिर से अपनी सोच में ही थी कि तभी अब उनका फोन जोर से बजने लगता है। फोन की आवाज को सुनकर स्वाति मल्होत्रा जैसे ही फोन की स्क्रीन की तरफ देखती है तो वो वहां पर उसके फोन पर करण का फोन आ रहा था। करण के नंबर को देखकर अब स्वाति जल्दी से करण गुलेरिया के फोन को उठाकर अब हेलो कहती है तो सामने से अब आवाज आती है, तुम ठीक तो हो ना स्वाति। करण गुलेरिया की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, करण अब तुम ही बताओ मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। स्वाति की इस बात को सुनकर अब करण एक पल के लिए तो चुप रहता है, लेकिन अब यहाँ पर स्वाति अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, करण एक बात बताओ, क्या हाँ तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ स्वाति, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, आज से नहीं कॉलेज के समय से ही, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मेरे बच्चे यानी कि अनिका की माँ हो। क्या तुम्हें अभी भी हमारे रिश्ते पर शक है स्वाति? क्योंकि अब तुम्हें और कितने मेरे प्यार के सबूत चाहिए। करण की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ठीक है करण, अभी मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, हम कल बात करते हैं। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, देखो स्वाति, अकेले मत रहना, प्लीज मुझे तुम आज ठीक नहीं लग रही हो, इसलिए अकेला बिल्कुल भी मत रहो। ऐसा करो, तुम अनिका के पास जाओ और तुम आज अनिका के साथ ही सो जाओ। और हाँ, इस बार मुझे छोड़कर भागने की कोशिश तो स्वाति बिल्कुल भी मत करना। देखो स्वाति, एक बार तुम ऐसा पहले कर चुकी हो, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो इस बार मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें इस बार सच में भगोड़ी कहूंगा स्वाति। अब करण की ये बात और ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो वहीं यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा फोन को कट जाने के बाद अब वो अपने मन में सोचती है, क्या किंग को मेरे बारे में सब कुछ पता होगा। यहाँ स्वाति मल्होत्रा भी यही सब सोचते हुए ही कब उनकी आंख यहाँ पर अपने कमरे में लग जाती है, उसे भी कुछ पता नहीं चला, क्योंकि सच में स्वाति आज बहुत ही अपसेट नजर आ रही थी। क्योंकि पेरिस से वो आ तो गई थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फंक्शन के बीच में वो सभी को उदास नहीं करना चाहती थी, इसलिए स्वाति ने फंक्शन में अपने चेहरे पर कोई भी परेशानी नहीं आने दी थी। तो इधर मारवा हाउस में अपने कमरे में धनंजय पीरामल यहाँ पर अपनी ही सोच में थे कि स्वाति को क्या हो गया था, क्योंकि धनंजय पीरामल ने शायद स्वाति के चेहरे की उदासी को देख लिया था और अब वो यही सोच रहे हैं कि स्वाति को क्या हुआ था, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि ये आयशा को भी क्या हो गया है और गाना कब से गाने लगी। सच में ना तो स्वाति का कुछ समझ में आ रहा है और अब तो ऐसा लग रहा है कि इस आयशा का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे जिस आयशा को मैं सालों पहले से जानता था, वो आयशा और ये आयशा सच में कितनी अलग है। अरे मुझे तो इतने सालों में ये भी नहीं पता है कि उसने कभी गाना आता भी है या नहीं, क्योंकि इतने सालों में तो मैंने कभी उसके मुंह से कोई भी गाना नहीं सुना है। ये दोनों औरतें मिलकर तो सच में मुझे पागल ही कर देंगी। यहाँ ये सब सोचते हुए ही धनंजय पीरामल की भी कब आंख लग जाती है उसे भी पता नहीं चलता, और वो भी अब सो जाते हैं। एक तरफ जहाँ पर मल्होत्रा हाउस में स्वाति अपसेट थी, तो दूसरी तरफ धनंजय पीरामल का भी यही हाल था। और इधर रायचंद हाउस में यहाँ पर आज अपने बार सेक्शन में पीयूष रायचंद अब एक के बाद एक ड्रिंक ले रहे थे। उन्हें इस तरह से ड्रिंक पर ड्रिंक लेता हुआ देखकर अब मीनाक्षी अपने आप को नहीं रोक पाती, और अब मीनाक्षी रायचंद कहती है, क्या हुआ है पीयूष, आप ठीक तो है ना? अरे आज से पहले तो आपने कभी इतनी ड्रिंक नहीं ली है, तो ये आज क्या कर रहे हो? मीनाक्षी की ये बात सुनते ही पीयूष रायचंद कहते हैं, क्या तुम्हें पता है मीनाक्षी कि भाग्यश्री अब इस दुनिया में नहीं रही? या तुम्हें इसके बारे में पता था? पीयूष की ये बात सुनते ही अब मीनाक्षी कहती है, हाँ मुझे पता था। वो सालों पहले अरुण का मुझे फ़ोन आया था ये बताने के लिए
कि भाग्यश्री अब इस दुनिया में नहीं रही। अब मीनाक्षी की ये बात सुनते ही अब पीयूष रायचंद कहते हैं, क्या क्या सच में मीनाक्षी, अगर उसने तुम्हें फ़ोन किया था तो तुमने उसका मैसेज मुझे क्यों नहीं दिया? अरे तुमने भाग्यश्री के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? पीयूष की ये बात सुनते ही अब मीनाक्षी कहती है, इतने साल हो गए हैं इस बात पर, अब इस बात को उठाने का क्या मतलब है पीयूष? और वैसे भी भाग्यश्री ने अरुण के लिए अपने प्यार को छोड़ा था। बोलिए मत। ये सुनते ही अब पीयूष रायचंद कहते हैं, मुझे सब कुछ याद है मीनाक्षी, और तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। अगर तुम मेरी बेटी की माँ नहीं होती ना तो तुम्हें कब का इस घर से मैं धक्के मार कर निकाल चुका होता, क्योंकि तुम तो इस लायक हो ही नहीं। ये कहते हुए ही पीयूष रायचंद अब मीनाक्षी को पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं और उसे अब अपने सामने से हटाकर अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो यहाँ पर इधर अपनी माँ को ऐसे धक्का खाता हुआ देखकर अब योगिता को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि योगिता भी ये सब सुन रही थी और देख भी रही थी। तो अब योगिता कहती है, आप ठीक तो है ना माँ? अब योगिता की ये बात सुनते ही मीनाक्षी कहती है कि तो ये था तुम्हारा सरप्राइज योगिता? सच में मुझे नहीं पता था तुम्हारा सरप्राइज इतना अच्छा होगा। अपनी बहन सविता के लिए सच में तुमने कितना ही अच्छा सरप्राइज सोचा था ना। तुम तो कितनी ढींगे हाँक रही थी कि तुमने श्वेता के लिए कोई सरप्राइज सोचा है, बहुत मजा आने वाला है। अपनी माँ की ये टोंट भरी बातें सुनकर अब योगिता कहती है, नहीं माँ, मेरा ये प्लान नहीं था, मैंने कुछ और सरप्राइज सोचा था, लेकिन पता नहीं टाइम पर वो सरप्राइज कहाँ गायब हो गया। मैंने तो श्वेता के लिए ना जाने क्या क्या सोचा था और मेरा पूरा का पूरा खेल ही बिगड़ गया। योगिता की ये बात सुनते ही मीनाक्षी कहती है कि तुम्हारे पास शादी का एक अच्छा मौका है और राहुल को बस श्वेता के सामने लाकर खड़ा कर दो। उसके बाद तो श्वेता का जो हाल होगा वो तो सभी लोग देख ही लेंगे, और हाँ, उस वक्त मल्होत्रा परिवार की बदनामी ज्यादा होगी। ये सुनते ही अब योगिता कहती है, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आज हम भले ही अपने प्लान में कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन हर बार तो वो श्वेता ऐसे नहीं बच सकती ना। अब एक ना एक बार तो मल्होत्रा परिवार को इस बेइज्जती को बर्दाश्त करना ही होगा। ये कहते हुए ही योगिता अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं यहाँ पर अब मीनाक्षी कहती है, अंजलि तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, क्योंकि मीनाक्षी को अंजलि से हमेशा से ही प्रॉब्लम थी, इसलिए वो अपने मन में ही अंजलि को ये कहती है। और यही सब सोचकर मीनाक्षी भी अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। इधर दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में रात काफी हो चुकी थी और एक 6 फीट का लंबा आदमी जिसने हुडी पहना हुआ था और अपने मुंह पर एक मास्क भी लगाया हुआ था, वो अब अपने कान में लगे हुए ईयरपीस पर कहता है, आर यू श्योर? अब इस बात पर अब उसे सामने से आवाज आती है, यस आई एम 100% श्योर। ये सुनते ही अब वो आदमी गुलेरिया हाउस की सिक्योरिटी को चकमा देकर गुलेरिया हाउस के अंदर की तरफ जाने लगता है। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मल्होत्रा हाउस में सो रही अनिका की जब यहाँ पर आँख खुली तो वो जब टाइम देखती है तो यहाँ पर सुबह के 7 बज रहे थे। 7 बजे हुए देखकर अब अनिका कहती है, अरे आज तो होटल के लिए निकलना है, शाम को मेहंदी भी तो है, सारी की सारी तैयारियां करनी है। ये सोचते हुए अनिका जल्दी से अब अपने बेड से उठती है और उठकर जल्दी से कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है। साथ के साथ वो ये सोचती भी है कि क्या माँ का मूड ठीक होगा। एनीवे पहले मैं एक बार शावर ले लेती हूँ। और इधर कुछ देर के बाद जब अनिका शावर लेकर अब बाहर आती है तो वो जल्दी से रेडी होने लगती है। उसे पता था कि आज यहाँ पर मल्होत्रा हाउस के लिए बहुत सारे काम हैं, क्योंकि सारी की सारी तैयारी अभी आज के लिए भी करनी थी। अनिका भी ये सब सोचते हुए जल्दी से रेडी होने लगती है और वो जल्दी से अब अपने रूम से बाहर निकलकर जाने लगती है। तो हमेशा की ही तरह जब वो बाहर जा रही थी तो अंजलि मामी यहाँ पर सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। उन्हें इस तरह से काम करता हुआ देखकर अब अनिका कहती है, मामी प्लीज पहले आप शांत हो जाइए। पता नहीं आप सबके बाद में सोती हैं, सबसे पहले उठ जाती हैं, क्या आप थकती नहीं हैं? आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं?
पहले आप यहाँ पर बैठिए और कुछ खा लीजिए। देखिए, अगर आप ऐसे ही डेली की डेली भाग दौड़ करती रहेंगी तो आप खुद भी बीमार हो जाएंगी, फिर तो आप शादी को भी इंजॉय नहीं कर पाएंगी। अनिका की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, अरे बेटा कैसे कैसे खा लूं? अरे तुम खुद ही देखो ना अनिका, इतना कुछ काम है। एक बात बताओ अनिका, स्वाति और श्वेता के मेकअप आर्टिस्ट क्या बुक हो गए हैं? अब उनकी इस बात पर अब अनिका कहती है, मामी ये काम तो भूमिका का है ना, मुझे इसके बारे में नहीं पता क्योंकि भूमिका ही इस काम को करने वाली थी। लेकिन हाँ, आई एम श्योर कि उसने अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से कर दिया होगा क्योंकि मैं भूमिका को अच्छी तरह से जानती हूँ। जब भूमिका को कोई भी काम दिया जाता है तो वो उसे अपनी अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अच्छी तरह से ही करती है। अनिका की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, हाँ वो बात तो ठीक है अनिका, लेकिन वो इनका ब्राइडल लहंगा क्या वो रेडी है? ये सुनते ही अब अनिका कहती है, शाम से पहले वो आ जाएगा मामी, आप चिंता मत कीजिए। ये सुनते ही अंजलि मामी कहती है, अब चिंता तो होगी ही ना अनिका, अब तुम अभी नहीं समझोगी क्योंकि मैं माँ हूँ। तुम्हें जब समझ में आएगा अनिका, जब रिया की शादी तुम करोगी ना तो तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ एक माँ होते हुए किस तरह से अपनी सारी चीज़ों को भुलाकर सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तब समझ में आएगा अनिका, तब तुम मेरी कंडीशन को समझोगी। अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, तब तक तो मुझे आप सभी को देखकर एक्सपीरियंस हो जाएगा ना मामी जी, इसलिए अब आप चुप रहिए और पहले कुछ खा लीजिए। देखिए, जब तक आप कुछ अच्छे से खा पी नहीं लेती तब तक आप शादी के लिए कोई भी काम नहीं करेगी और ये मेरा सीधा इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पर अनिका ये बात थोड़ी सी कड़क आवाज में कहती है और ये कहते हुए ही अनिका अंजलि मामी को साइड में रखी एक चेयर पर बिठा देती और अब अनिका सर्वेंट से कहती है, प्लीज़ आप ब्रेकफास्ट लगा दीजिए। यह अनिका की ये बात सुनते ही अब सर्वेंट भी कहते हैं, मैडम वो तो डाइनिंग टेबल पर लगा हुआ है। ये सुनते ही अब अनिका कहती हैं कि ठीक है, अब चलिए। वैसे भी किशन मामा और क्रिश कहाँ हैं? क्योंकि अब वो अंजलि मामी को अपने साथ ले जाते हुए कहती है। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, अरे वो दोनों भी तो होटल ही गए हैं ना, शाम को पूरा का पूरा अरेंजमेंट वहीं पर ही है, इसलिए वहाँ पर सब कुछ अरेंजमेंट हुआ है या नहीं वो देखने के लिए वो आज वहाँ पर गए हैं। वो आज दुल्हन के साथ साथ उनकी सहेलियों को भी तो मेहंदी लगेगी ना। एक मिनट अनिका, मेहंदी से याद आया, अरे हमें मेहंदी भी तो पीसनी है। अब अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है कि मैं कर दूंगी मामी, आप चिंता मत कीजिए। अभी मैंने आपको जो कहा है पहले आप वो कीजिए। आप पहले ब्रेकफास्ट कीजिए और लंबी सांस लीजिए ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। अनिका की ये बात सुनते ही अंजलि मामी कहती है, बहुत काम है बेटा, देखो मेरा ऐसे समय वेस्ट हो रहा है। अंजलि की इस बात पर अब अनिका कहती है, मैं कितनी बार कहूँ मामी, सब हो जाएगा तो सब हो जाएगा। यहाँ पर अब सभी लोग तो है ना, मिल बांट कर सब कर ही लेंगे, आपको अकेला करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आप पहले आराम से ब्रेकफास्ट कीजिए क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के समय ऐसे हड़बड़ी या चिंता नहीं की जाती, नहीं तो ब्रेकफास्ट भी हमारी बॉडी में अच्छी तरह से नहीं लगता। और हाँ, कल हल्दी में जो भी चीज़ें लगेंगी वो पैक करवा लीजिए। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान वहाँ लेकर जाएंगे उतना ही दौड़ भाग कम होगी। अनिका की ये बात सुनते ही अंजलि मामी कहती है, किशन ने पंडित जी से इसके बारे में बात की है। ये सुनते ही अब नानी माँ जो कि अपने ही रूम से अभी आ रही थी, अब वो उनकी बातों को सुनते हुए कहती है, अरे कोई इस औरत को कहो कि सांस ले ले। मुझे तो ये टेंशन हो रही है, ये लड़की को विदा करेगी या उससे पहले खुद ही बिस्तर पकड़ लेगी। मुझे पता है कि तेरे ऊपर मेरे काम की भी जिम्मेदारी भी आ गई है। जो काम मुझे करना चाहिए था वो आज तुम और किशन कर रहे हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ जहाँ पर एक बेटी को विदा करने में ही कितनी भाग दौड़ होती है, तो यहाँ पर तो दो बेटियों को विदा करना है। अरे वो काम तो सालों पहले मुझे कर देना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करती। इधर नानी माँ की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, नानी माँ बस अब कोई कुछ भी नहीं कहेगा, एक बार बोल दिया सब हो जाएगा तो सब हो जाएगा। एक एक करके यहाँ पर अब सभी पैकिंग करने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद यहाँ पर अब सभी ने अपना काम बांट लिया था
और यहाँ पर अब अनिका के कहने पर होटल पैराडाइज से यहाँ पर गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, तो साथ ही साथ अब स्टाफ भी वो सभी अब एक एक करके सभी सामान अब गाड़ियों में रखना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर वो गाड़ियाँ अब जब उनमें सामान रख दिया जाता है तो वो गाड़ियाँ भी होटल के लिए निकल जाती हैं। यहाँ पर अब नानी माँ आवाज़ लगाती है, श्वेता, स्वाति, देखो जल्दी आ जाओ क्योंकि हमें वहाँ पर पहुँचना भी तो है। ये सुनते ही अब जहाँ श्वेता अब अपने रूम से बाहर निकल कर आ रही थी तो वहीं अब स्वाति भी अपने रूम से बाहर आ रही थी। आज दोनों ने ही शिफॉन की रेड साड़ियाँ पहनी हुई थी। वो जिस तरह से अपने घर को देख रही थी आज उनकी आंखें यहाँ पर नम थी, तो वहीं यहाँ पर अब अंजलि मामी और नानी माँ की आंखों में भी आंसू थे क्योंकि अब से ये लोग होटल में रुकने वाले थे शादी तक, और शादी के बाद यहाँ पर इन दोनों की ही विदाई हो जानी थी। इधर उन्हें ऐसे करता हुआ देखकर अब अनिका कहती है, संभालिए आप दोनों खुद को, या आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये दोनों इसी शहर में हैं। अरे आपका जब भी मन करे आप इनसे मिल सकती हैं, ये कहीं आप लोगों से दूर बसने के लिए नहीं जा रही हैं। अनिका की ये बात सुनते ही अंजलि मामी अनिका के कान खींचते हुए कहती है, तुम तो ये कहो ही मत अनिका, तुम्हें अपनी शादी याद है ना? अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब श्वेता कहती है, मम्मी अनिका दीदी को तो जीजू के साथ रहने की इतनी जल्दी थी ना कि वो तो शादी से पहले ही जीजू के साथ हनीमून ट्रिप पर ही चली गई थी, और वो भी अपनी शादी के दिन। ये सुनते ही अब अनिका कहती हैं, क्यों तुम्हें अपने लक्ष्य जी से शादी की जल्दी नहीं है क्या? वैसे अब तुम ही कहो, अगर तुम कहो तो पोस्टपोन करवा दूं तुम्हारी ये शादी। अब अनिका ने ये बात श्वेता को चिढ़ाते हुए कही। इधर अनिका की ये बात सुनते ही श्वेता कहती है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है दीदी। यहाँ पर अब श्वेता और स्वाति दोनों ही अब गाड़ी में जाकर बैठ जाती हैं। तो अब यहाँ अंजलि मामी अब अपने घर को अच्छी तरह से लॉक कर देती है। घर को लॉक करने के बाद ये सभी अभी होटल पैराडाइज के लिए निकल जाते हैं। एक तरफ जहाँ में मल्होत्रा हाउस के सभी लोग अभी होटल के लिए रवाना हो गए थे, तो वहीं गुलेरिया हाउस में भी नंदनी अब यहाँ पर सभी को आवाज़ लगाने लगती है और वो कहती है, अरे प्लीज़ आप सभी चलिए ना, वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। और देखो मैं लेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहती। ये सुनते ही अब श्रेया कहती है, भाभी वैसे मैं अनिका की नानी माँ से सब कुछ पूछ कर ही सारी पैकिंग कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि कुछ भूली ना हूँ, क्योंकि देखो हमने तो ये सब पहले नहीं किया है ना, क्योंकि अब हमारे कंधों पर जिम्मेवारी आई हैं। तो अब क्योंकि हमारे घर में कोई ऐसी बुजुर्ग औरत भी नहीं है ना जो हमें सब कुछ बता दे, इसलिए मैं नानी माँ से पूछकर ये सब कुछ कर रही हूँ। ये सुनते ही अब नंदिनी भाभी कहती है, देखो मेहंदी पीसी है, वो करण अंकल को सगुन की मेहंदी लगेगी ना, इसलिए मेहंदी को पीसना जरूरी है। ये सुनते ही अब श्रेया कहती है, हाँ भाभी वो राजलक्ष्मी ने उसे पीस दिया है, वो बस लेकर ही आ रही है। वो हमें पता है कि वहाँ जाते ही मेहंदी का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए राजलक्ष्मी ने तो ये काम पहले ही कर दिया था। ये सुनते ही अब नंदिनी भाभी अब इधर उधर देखते हुए कहती है, और मेहंदी के बाद हम लेडीज के प्रोग्राम का क्या उसके बारे में कुछ सोचा? इस बात पर अब श्रेया कहती है, डोंट वरी, उस होटल की दो मालकिन हमारे साथ हैं, तो हमें उसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और एक तो होने वाली है सो हो जाएगा। वैसे भी उस पार्टी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भूमिका ने ले रखी है ना, तो बस उसे भूमिका पर ही छोड़ दो, क्योंकि हमारे पास काम करने के लिए और भी बहुत कुछ है। और हाँ, उसने कहा भी था कि अनिका को कुछ भी नहीं बताना है इसके बारे में, उसे डायरेक्ट ही हम वहाँ पर लेकर जाएंगे, वरना वो पार्टी में ना जाने के पता नहीं कितने ही बहाने करेगी, क्योंकि अनिका की आदत को तो हम सभी जानते ही हैं ना। अब उसकी ये बात सुनते ही अब नंदिनी भाभी कहती है, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अच्छा तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि पता नहीं हमारी बात अगर किसी और को सुन गई तो शायद अनिका तक ये बात पहुँच जाए, और वैसे भी मेहंदी में तो सिर्फ घर के ही लोग होंगे ना। इस बात पर अब श्रेया कहती है, हाँ भाभी घर के ही होंगे, लेकिन भाभी घर के लोग भी अच्छी क्वांटिटी में हैं, तो हमें जेंट्स से छुपना होगा। इस बात पर अब नंदिनी कहती है, चलो इसके बारे में भी देखते हैं, लेकिन अभी जल्दी से चलो, ये सभी सामान को गाड़ी में रखवा दो, वरना हम लेट पहुंचे ना तो रेडी होने का भी हमें समय नहीं मिलेगा, फिर तो हमें ऐसे ही सारे ही फंक्शंस में शामिल होना पड़ेगा। नंदिनी की ये बात सुनते ही अब श्रेया कहती है, एक काम करते हैं, मैं अलार्म को बजा देती हूँ, उसके बाद ही बाकी सभी अपने रूम से यहाँ आएंगे, क्योंकि ऐसे तो
अगर हम सबको पर्सनली सबके रूम में बुलाने के लिए जाएंगे तो फिर तो वैसे भी बहुत समय लग जाएगा। श्रेया की ये बात सुनते ही अब नंदिनी भाभी कहती है ठीक है बजा दो, और ये सुनते ही अब श्रेया किचन के पास जाकर अलार्म बजा देती है और उस अलार्म की आवाज से सभी अब यहाँ पर अपने अपने रूम से भागते हुए ही हॉल में आ जाते हैं, क्योंकि सभी को पता था कि उन्हें जल्द से जल्द होटल में पहुंचना है। यहाँ पर अब आकाश कहता है क्या क्या हुआ है श्रेया, कोई इमरजेंसी है क्या? क्योंकि जैसे ही अलार्म बजा तो आकाश तो एक पल के लिए डर गया कि कहीं फैमिली में कोई इमरजेंसी तो नहीं आ गई। आकाश की इस बात पर अब श्रेया कहती है नहीं आकाश, इमरजेंसी तो नहीं है, लेकिन हमें होटल में जाना है, कुछ ही देर में मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाएगा, इसलिए हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। श्रेया की ये बात सुनते ही बालिशा कहती है हमें पता है, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया भी कहते हैं चलो चलो जल्दी से चलते हैं, हम तो पहले से ही तैयार हैं। इस बात पर अब महेंद्र पीरामल भी कहते हैं कि अभी तो कल संगीत का असर खत्म ही नहीं हुआ है, तो अब फिर से कहीं जाने की तैयारी। अरे मेरा तो पूरा का पूरा शरीर ही दर्द कर रहा है। महेंद्र की इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है ये शादी का घर है महेंद्र, कुछ दिनों तक तो ये सब लगा ही रहेगा, इसलिए अपने शरीर को कहो कि वो कुछ दिन और साथ दे। अब चलो यहाँ। नंदिनी भाभी अब सर्वेंट से कहती है ये सारा का सारा गाड़ी में सामान रखवा दीजिए, और वो सभी अब एक एक करके अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं। और यहाँ पर गुलेरिया हाउस की गाड़ी भी अब होटल पैराडाइज के लिए निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर इन सब ने भी पूरी तरह से सामान रेडी रखा हुआ था जैसे मल्होत्रा परिवार ने किया हुआ था। कुछ देर के सफर के बाद यहाँ पर अब अनिका की गाड़ी होटल के सामने आ जाती है, तो वहाँ पर चिराग यहाँ पर पहले से ही अपने स्टाफ के साथ उनके वेलकम के लिए खड़ा हुआ था। अनिका की गाड़ी जैसे ही यहाँ पर आई तो अब अनिका गाड़ी से बाहर उतर कर कहती है चिराग सब ओके है? अब अनिका की इस बात पर चिराग कहता है यस मैडम, आप सभी के लिए 23वां फ्लोर बुक किया है, और हाँ दुल्हन के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट है। चिराग की ये बात सुनते ही अनिका कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है चिराग, और वो स्टाफ से कहना कि सारा सामान निकलवा लें, और हाँ ध्यान से कहीं कोई भी सामान इधर उधर मिस नहीं होना चाहिए, कहीं बाद में उसके लिए हमें भाग दौड़ ना करनी पड़े। अनिका की इस बात पर अब चिराग कहता है मैडम आप सभी अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट कीजिए, यहाँ पर मैं स्टाफ को कहकर सब कुछ संभलवा दूंगा। यहाँ गाड़ी में इधर बैठी हुई श्वेता अब कहती है देखा माँ और दादी माँ, अनिका दीदी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो तो भूल गई है कि वो मेरी बहन है, यहाँ तो वो इस होटल की मालकिन है। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि वो है ही ना, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये होटल रोहित का है तो वो इस होटल की मालकिन ही है, तो वो यहाँ पर सब कुछ करा सकती है। अब चलो, क्योंकि देखो कल की थकान अभी तक नहीं उतरी है और शाम को फिर से एक और फंक्शन है, तो बस चलो मुझे रेस्ट करना है। ये सुनते ही अब सभी गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाती हैं और वो सभी अभी होटल के अंदर की तरफ जाने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर चिराग ने पहले से ही अनिका को 23वां फ्लोर बता दिया था, तो वो सभी अभी एलिवेटर से 23वें फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहाँ पर अब एंट्रेंस पर अब एक एक करके सभी आ जाते हैं। तो वहीं यहाँ पर अब चिराग सभी को उनका अलग अलग रूम बता देता है, तो वो सभी भी अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं।